तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भूगोल का लेक्चर नंबर 5। और पिछले क्लास में हम लोग गेसर पढ़े थे। आज हम धुआरे से स्टार्ट करेंगे। गेसर में क्या था, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहे जाते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड फेथफुल गेसर यह यूएसए में यानी अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। अब आते हैं धुआरे। ये धुआरे क्या होता है, अच्छे से समझते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। धुआरे जो है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआरे को सोल्फातारा कहा जाता है। अलास्का जो यूएसए में है के कटमई पर्वत को हजारों धुआरे की घाटी कहा जाता है। किसको भैया? तो अलास्का को जो कटमई पर्वत के हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है, जो यूएसए में है। अलास्का को कटमई पर्वत के हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है, जो यूएसए में है। अलास्का कहाँ है? यूएसए में। ईरान को कोह सुल्तान धुआरा, ईरान का कोह सुल्तान धुआरा और न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, दो धुआरे यहाँ पर, व्हाइट द्वीप का धुआरा और ईरान के कोह सुल्तान धुआरा, दो धुआरा। तो ईरान में कोह सुल्तान है, न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी है। प्लेंटी खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। दो, कोह सुल्तान धुआरा और व्हाइट द्वीप का धुआरा। कोह सुल्तान धुआरा ईरान में है, व्हाइट द्वीप का धुआरा न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। 19,613 फीट। और यह कोटोपैक्सी जो है यह इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर स्थित, ध्यान दीजिए, ये सबसे ऊंचा है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। ये एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है। और ये जो अर्जेंटीना चिली देश में है, कौन? ओजस डेल सलाडो, उसकी सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी आपको बताना एकांकागुआ। कौन है? एकांकागुआ। इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, कहीं छोटी छोटी बातें कॉपी पर नोट पॉइंट कर ली जाती है। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थिति ये भी है, यानी शांत ज्वालामुखी और सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, वो सक्रिय ज्वालामुखी, वो भी हमारा क्या है? एंडीज पर्वत पर ही है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। अब आते हैं भूकंप। ज्वालामुखी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब भूकंप। ये भूकंप कौन होता है? भूकंप जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है भूकंप, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है, जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के 3 तरह के कंपन होते हैं। एक प्राथमिक जिसे पी तरंग कहा जाता है, एक सेकेंडरी जिसे एस तरंग कहा जाता है, और एक एल तरंगे हैं। तो सब बारी बारी से देखते हैं। पी तरंग क्या है भाई साहब? यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत प्रत्येक माध्यम, ये हमेशा ध्यान दें, प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों से। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। इसकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है। इसकी गति सभी तरंगों से क्या होती है भाई साहब? अधिक होती है। इसकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है। यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ये सभी माध्यम से गुजरता है। 3 पॉइंट यहाँ पर, जिसे यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती है। यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले, इसकी गति स्पीड सबसे पहले पहुँचेगी। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। नतोदर पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया जो मार्ग
जो पृथ्वी से गुजरती है, इससे गुजरने के लिए जो मार्ग अपनाता है वो नोतोदर कहता है, नोतोदर होता है। यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य, हाँ, यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। अनुदैर्ध्य के तरंगे के कारण चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। आगे देखेंगे द्वितीय तरंगे, ध्यान दीजिए। सेकेंडरी इन अनुप्रस्थ तरंगे, यू कहता, फर्स्ट वाला क्या था अनुदैर्ध्य, ये क्या है अनुप्रस्थ, ध्यान दीजिएगा। वो अनुदैर्ध्य तरंग और इस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। एस अनुप्रस्थ, एस अनुप्रस्थ, एस अनुप्रस्थ, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, तरल माध्यम से लुप्त हो जाती है। यह केवल ठोस ले, वो तीनों माध्यम, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से प्राथमिक तरंगे, जबकि ये सेकेंडरी जो वेव्स हैं ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और तरल माध्यम में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसकी औसत एक 4 किलोमीटर पर, वो था 8 किलोमीटर, ठीक है। आगे जब देखेंगे हम लोग, आगे क्या है भाई साहब, सतही तथा लाल एल तरंगे, सतही तथा अथवा एल तरंगे, एल तरंगे। अब एल इसको लव वेव भी कहा, हाँ लिखा है लव वेव, इधर किधर लिखा होगा लव वेव, इसे लव वेव भी कहते हैं हम लोग। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने किया था। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स है, आर लाइट वेव्स। ये तरंगे मुख्य धरातल तक ही सीमित है, मुख्य धरातल तक ही सीमित है, यह आंतरिक भागों में नहीं है, मुख्य धरातल पर ही सीमित है। ये ठोस तरल तथा गैस तीनों, ये भी ठोस तरल तथा तीनों माध्यम से गुजर सकती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर है। इस तरंगे की 4 किलोमीटर और पहला तरंगे थी उसकी 8 किलोमीटर। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है, हाँ सतही तरंगे दैट मीन्स एल तरंगे अत्यधिक, एल तरंगे अत्यधिक क्या होती है, विनाशकारी होती है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इनके लिए व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला, सभी भूकंपीय तरंगों को वेग अधिक घनत्व वाले तरंगों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। हाँ, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग जो है अधिक घनत्व वाले माध्यमों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। वह कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। यानी अधिक घनत्व वाले पदार्थ से गुजरेंगे तो बढ़ेगा, अधिक घनत्व पर बढ़ेगा, अधिक बढ़ेगा। कम घनत्व में से गुजरने पर वो घटेगा। वेग यानी अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ता है, उससे डेंसिटी अलग है, उल्टा होता है। अधिक घनत्व है फिर भी वेग बढ़ेगा, कम घनत्व है फिर भी वेग घटेगा। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरती है, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहाँ वह उनका वेग कम हो जाता है, परंतु वहाँ पर उनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजरती। गौण तरंगे द्रव पदार्थ से नहीं गुजरती। एल तरंगे केवल धरातल के पास से चलती है, अभी पढ़े हम लोग। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती है, बदलती भी है और नहीं भी बदलती है। अब केंद्र क्या होता है, भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहा जाता है। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है, तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में से ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर किस मार्ग पर यात्रा करती है, तो अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगे पहुंचती है। भूकंप केंद्र के धरातल से 11,000 किलोमीटर तक P तरंगे तथा S तरंगे गुजरती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर S तरंगे लुप्त हो जाती है, S तरंगे लुप्त हो जाती है और P तरंगे अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंगे नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंचते। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है, शैडो जोन कहा जाता है। जब 5,000 किलोमीटर कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, छाया क्षेत्र कहा जाता है। अब आते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र, जैसे मान लीजिए, जैसे हम
समझें तो ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ भूकंप क्रिएट हुआ तो इसके ठीक ऊपरी सतह ये हमारा अधिकेंद्र होगा। ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अधिकेंद्र, यानी सतह पर स्थित पृथ्वी का भूकंप का अधिकेंद्र का ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप केंद्र कहा जाता है। समझ गए? ओके। आगे जब हम लोग देखेंगे यहाँ कि अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। अंतः सागरीय जो सागर में भूकंप उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा, सुनामी कहलाएगा। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है वो भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी होता है। इसके 3 स्केल हैं, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर। रिएक्टर तो सबकी जुबान पर होता है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, रॉसी फेरल भी होता है, मर्केली भी होता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। रिएक्टर स्केल के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं। तो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाला रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में, ध्यान दीजिएगा ये जो वैज्ञानिक है कहाँ के हैं, कितने इसमें कहाँ के हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आज के समय पूछ रहा है। रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया, अमेरिका में हुआ था। रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिका में, और किसने किया भैया, चार्ल्स रिएक्टर ने किया। चार्ल्स रिएक्टर 1935 ईस्वी में किया गया। यह एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यक्रम 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप। विभिन्न हस्ताकृति के बारे में देखते हैं। निर्माण के आधार पर हस्ताकृति 3 प्रकार के हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत के उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जब चट्टान में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, मध्य भाग क्या होता है, नीचे धंस जाता है, तो अगल बगल के भागों ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट की घाटी कहा जाता है, रिफ्ट की घाटी कहा जाता है। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से स्थित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है वासे जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, और साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है। तो ब्लॉक पर्वत समझ गए। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और बीच की पहाड़ी धंस गई है नीचे की ओर, तो ये जो हमारा इसको बोलेंगे रिफ्ट घाटी। ये पार्ट जो है, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्ट घाटी। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्ट घाटी। और ये दोनों पर्वत हमारे ब्लॉक पर्वत कहलाएंगे। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों के सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है जैसे वास्चेस है जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में, साल्ट रेंज जो है जो पाकिस्तान में। ओके, आगे पर्वत निर्माण में विभिन्न सिद्धांत, कुछ सिद्धांत है जो कुछ वैज्ञानिकों ने दिया था अपना अपना मत, हम इन मतों को ध्यान में रखेंगे। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने दिया, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने दिया, महाद्वीपीय फिसलन डेली ने दिया, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने दिया, संवहन तरंग होम्स ने दिया, रेडियो एक्टिविटी जोली ने दिया, और प्लेट विवर्तनी हैरी हेस ने दिया। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेट विवर्तनी स्टार मार्क दिया है। एक बार फिर से रिवीजन, भूसन्नति कोबर, भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने, तापीय संकुचन जेफरीज ने, तापीय संकुचन जेफरीज ने, महाद्वीपीय फिसलन डेली ने, महाद्वीपीय फिसलन डेली ने, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने, संवहन तरंग होम्स ने, संवहन होम्स, रेडियो एक्टिविटी जोली, रेडियो एक्टिविटी जोली, जोली एलएलबी जोली, रेडियो एक्टिविटी जोली, प्लेट विवर्तन हैरी हेस, प्लेट विवर्तन हैरी हेस। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनी की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो ने किया। किसने? टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। टोरंटो विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट थे टूजो विल्सन, उन्हीं ने 1965 ईस्वी में किया था प्लेट विवर्तनी की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत होता क्या है भैया कि वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है।
WJ मार्गन जी को दिया जाता है, WJ मार्गन जी को दिया जाता है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय। नोट हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम आप पहले भी कहते आए हैं, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? जॉर्डन नदी की घाटी, जो लाल सागर के बेसिन में से होती हुई जेम्बजी नदी तक आज जो 4800 किलोमीटर लंबी है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? रेसिडुअल माउंटेन। ये पर्वत बी नंबर है। ये पर्वत चट्टान के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। अवशिष्ट पर्वत चट्टान के अपरदन के कारण, अवशिष्ट अपरदन, अवशिष्ट अपरदन, अवशिष्ट पर्वत अपरदन के कारण, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ जो भारत में है, स्पेन वाला सियरा गैसा बूटे जो अमेरिका में है, ये सारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ जो भारत में स्थित है, सियरा की पहाड़ियाँ जो स्पेन में है, सियर पर्वत पहाड़ियाँ ने पर्वत, गैसा और बूटे पर्वत जो अमेरिका में, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण। संचित पर्वत क्या होता है? भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं, संचित पर्वत में, जो धूल कण आदि से इकट्ठा होने से बनते हैं। संचित वलित पर्वत क्या होता है? फोल्ड माउंटेन। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ के धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं, धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। वलित नाम है फोल्ड करना, अब फोल्ड मतलब मुड़ जाना, मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती है, जैसे हिमालय वलित पर्वत है, अल्पस वलित, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सब क्या है? वलित पर्वत हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे एंडीज पर्वत श्रेणी जो दक्षिण अमेरिका में है, पश्चिम तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंटेन किलिमंजारो। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर, अफ्रीका का सर्वोच्च जो 5,895 मीटर तंजानिया में अवस्थित है, माउंट किलिमंजारो। ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ किसी समय से टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति तथा भूद्रोणी थी, जहाँ आज हिमालय खड़ा है। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने पर्वत। भारत की जो अरावली है, भारत की अरावली पर्वत है, विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत में गिना जाता है। इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी किसकी? अरावली की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। माउंट आबू के निकट है स्थित गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ध्यान दीजिए, गुरु शिखर है जो माउंट आबू के नज़दीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत के नाम का उदाहरण मानते हैं। वाकई सही बात है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अवशिष्ट पर्वत अरावली है। पठार क्या है भैया? धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष से भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार जो 16,000 फीट है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई साहब? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। बोलिविया का पठार जो 12,000 फीट है, बोलिविया 12,000 फीट। कोलंबिया का पठार जो 7,400 फीट है। पठार के प्रकार हैं। अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या बोलोगे?
मलाओं के बीच बने पठार को क्या बोलोगे आप? अंतः पर्वतीय पठार। पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग हमारा पर्वत पदीय पठार होता है। महाद्वीपीय पठार जो पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलित भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं। किसके कारण? लैकोलित भूपृष्ठ के अपर्दन, लैकोलित भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभार आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे दक्षिण का पठार कहा जाता है। तटीय पठार समुद्र के तटीय भाग में स्थित, तटीय पठार समुद्र के तटीय भाग में स्थित है। गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार जैसे रामगढ़ गुंबद जो भारत में है उसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। मैदान, थर्ड आ गया मैदान हम लोगों का। ये मैदान क्या होता है भाई साहब कि 500 फीट से कम, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अपर्दनात्मक मैदान, लोयस मैदान। अपर्दनात्मक भी कई प्रकार के, लोयस है, कास्ट, चंप्राय, ग्लेशियर, रेगिस्तान मैदान, निक्षेपात्मक मैदान जैसे रामगढ़ के। मैदान भी कई प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे अपर्दन, नदी, हिमानी पर्वत जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार मैदान बनते हैं जो नदी, हिमानी पर्वत से। लोयस मैदान हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी या बालू के कणों के निर्मित होकर लोयस हो गए। कास्ट क्या है? चूने पत्थर की चट्टानों से। संप्राय का समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों से हुआ है संप्राय मैदान कहलाएंगे। क्रास्ट क्या कहलाएंगे? चूना पत्थर चट्टानों से निर्मित मैदान है। लोयस क्या कहलाएंगे? हवा द्वारा उड़ाए गए धुआं से। ग्लेशियर हिम के जमाव से। रेगिस्तानी वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप। अब निक्षेपात्मक, यदि निक्षेप द्वारा बड़े मैदानों का निर्माण होता है, जैसे गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं होंगहो के मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदानों को जलोढ़ का मैदान या डेल्टा का मैदान भी कहा जाता है। विभिन्न कारणों के द्वारा निम्नलिखित निर्मित हस्ताकृति, विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित हस्ताकृति। भूमिगत जल द्वारा निर्मित हस्ताकृति। उत्सुत कुआं इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उत्सुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। उत्सुत कुआं, गीजर, घोलरंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलियो, कंदरा, स्टेलेग्माइट, लैपिज। सागरीय जल द्वारा निर्मित हस्ताकृति। सरफ, वेलाचली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूपर, टोम्बोलो। हिमनद द्वारा निर्मित हस्ताकृति कौन कौन है? सर्क, टान, ओरेंट, हॉर्न, नूनाटक, फियोड, ड्रमलिन, केमेस्कर। ये हिमनद द्वारा है। बहुत गहरी हिमनद करते हैं जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है उन्हें फियोड कहते हैं। फियोड किसे कहते हैं? जो बहुत गहरी हो, जो जल से भर गया हो तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है। सर्क क्या होता है? गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं। गहरे, लंबे, चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है। एवरेस्ट वास्तव में क्या है? हॉर्न है। जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग होकर जाती है और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरीत कहते हैं, जो तीक्ष्ण कटक हिंदी में इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। इन पर चढ़ना असंभव होता है। इन पर चढ़ना क्या होता है? असंभव होता है। आगे ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। ड्रमलिन है जो मुख्य रूप से किस में मिलते हैं? समूह में मिलते हैं। इसी कारण ऐसी हस्ताकृति को अंडे की टोकरी की हस्ताकृति कहते हैं। अंडे की टोकरी हस्ताकृति किसे? ड्रमलिन कहते हैं। अंडे की टोकरी ड्रमलिन, अंडे की टोकरी ड्रमलिन। पवन द्वारा निर्मित हस्ताकृति यानी हवा द्वारा निर्मित। जीवगेन, यारडंग, इनरसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बराखान, लोयस, पेरिप्लेन।
और मरुटिब्बा सैंड, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले हैं। मरुटिब्बा हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को कहते हैं क्या बाबू? मरुटिब्बा। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। 9 चंद्रात्मक टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा से निकलती है बरखान कहलाती है। क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो पवनों से बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे लोयस कहते हैं। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो पवन उसे बहुत लंबी दूरी तक ले जाता है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाता है तो इसे लोयस कहते हैं। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित हस्ताकृति समुद्री भृगु यानी भूजीवा, लैगून झील, लिया तट, भारत का पश्चिमी तट, स्टैक, डालमेशियन जो यूगोस्लाविया के तट पर है। छेठा जो है नदी द्वारा निर्मित हस्ताकृति महाखंड या गार्ज, कैनियन, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, छिपरिका, जलगर्तिका, विसर्प, वेदिकाएं, जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख, गोखुर झील, गुम्फित नदी, डेल्टा, ये सारे के सारे नदी द्वारा निर्मित हस्ताकृति हैं। ये सारे के सारे एक बार देख लीजिएगा। गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं उसे गार्ज कहते हैं। सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं उसे गार्ज कहते हैं। भारत में सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी आदि नदियां अपने पर्वतीय भागों में गार्ज बनाती है। अपने पर्वतीय भागों में क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। कैनियन गार्ज के बारे में जान लेते हैं। विस्तृत रूप है कैनियन जो है गार्ज का विस्तृत रूप है। कैनियन जो है गार्ज का क्या विस्तृत रूप है? कोलोराडो कैनियन जो कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है, जो अमेरिका में है। विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध कोलोराडो कैनियन। जब नदी की तलहटी उबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है जिसे छिपरिका कहते हैं। छिपरिका जो है उसके समूह को सोपानी जलप्रपात कहते हैं। अफ्रीका के आसवन तथा खौटोम के बीच नील नदी में कई छिपरिकाएं तथा सोपानी जलप्रपात मिलते हैं। अफ्रीका के आसवन तथा खौटोम के बीच नील नदी। जब नदी पर्वतीय प्रदेश में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पर्वतीय प्रदेश ले मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति ढाल कम हो जाती है, इनके कारण धीमी हो जाती है। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में लाए हुए नदभार को गिरिपद में ही निक्षेप कर देती है। कालांतर में निक्षेपित नदभार गिरिपद से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाती है जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़ा और कम ऊंचा। जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़ा और कम ऊंचा होता है। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक तथा जलोढ़ की मात्रा कम होती है वह शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। कुछ उदाहरण हैं जैसे हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों से निकलने वाली जो लगभग सभी नदियां हैं जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है। जलोढ़ पंखों का निर्माण कौन करता है भैया? हिमालय, रॉकीज, एंडीज पर्वत से निकलने वाली लगभग सभी नदियां। नदी प्रायः सीधी नहीं बहती बल्कि सांप की भांति बल खाती जाती है, यानी मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यदि नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है तो मुख्य नदी के अलग अलग हो जाती है। इस अलग हुए भाग को गोखुर झील कहते हैं। तुर्की के मियांडर, अमेरिका के मिसिसिपी, भारत के गंगा एवं गंडक तथा इटली के पो नदी अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया से अधिक शक्तिशाली। लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र से में बनते हैं। यू आकार के घाटी के तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। तीव्र। जल निर्गम छिद्र और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की हस्ताकृति में पाए जाते हैं। अपसागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। फियर्ड तट
किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। नॉर्वे का तट फियर्ड तट का क्या है? उदाहरण है। रिया तट नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। अपर्दित उच्च भूमि के धंसना है। हिमानीकृत उच्च भूमि जब धंसता है तो फियर्ड, और जब अपर्दित उच्च भूमि धंसता है तो रिया। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। गहराई जैसे जैसे समुद्र बढ़ेगा वैसे वैसे समुद्र की ओर बढ़ती जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट एवं उत्तरी भाग रिया तट के उदाहरण है। हैफा तट सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट हैफा तट कहलाता है। इस पर रोदिगाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। सागरीय जल घिर कर लैगून झील का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। डाल्मेशियन तट समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों को धंसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। 5वां निर्गत समुद्र तट स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से निर्मित समुद्र तट का निर्माण होता है। स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्र जल स्तर से नीचे गिरने से समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार पर तट पर स्पीट, लैगून, पुल एंड क्लिफ एवं मेहराव मिलते हैं। भारत में गुजरात का कठेवाड़ा तट पर निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। अब आते हैं वन पढ़ेंगे। अब आते हैं वन। हम लोग वन देखेंगे। वन निम्न प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधित प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती है, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूरज का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुँच पाता है। क्यों भैया? कि काफ़ी घने वृक्ष मोटी वितान के कारण। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनुस, मोहगनी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। एनाकोंडा सांप। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह मानसून वन है जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में यह वन पाया जाता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम है। ओके, उष्णकटिबंधीय वन है। नीम, शीशम और सागवान 150 सेंटीमीटर का वर्षा 200 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रदेश में पाए जाने वाले जानवर जैसे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि। शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होता है भैया? यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। शीतोष्ण ब्राजील, यहाँ बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जो है बांज, एस, बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फीजल तथा मोनाल जैसे पक्षी भी वहाँ पर रहते हैं।
भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीप में पूर्व से उत्तर पूर्व महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों का अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। वहीं महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागर वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। कौन पाई जाती है? ये वनस्पतियाँ। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीवन कम है। शंकुधारी वन के बारे में जान लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध एवं उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगो शंकुधारी वन को। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? लुगदी बनाने में। शंकुधारी वन का प्रयोग लुगदी बनाने में भी किया जाता है। शंकुधारी वन का अवशिष्ट का काष्ठ जो ऊपर का छल्ली है, लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति, एक और वनस्पति है टुंड्रा। अब ये वनस्पति जो है भाई साहब यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है, जैसे काई है, लाइकेन है, छोटी झाड़ियाँ हैं। ये भी ग्रीष्म ऋतु के मैदान विकसित होते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर, मोटी चमड़ी। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। घास के मैदान घास भूमियों के दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। ये जो भूमियाँ हैं ये भूमध्य रेखा के कहाँ है भाई साहब? ये जो भूमियाँ है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न प्रकार के मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ घास काफ़ी ऊंचे लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। यह इस घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में बोला जाता है, कंपोज ब्राज़ील में बोला जाता है, लानोस वेनेजुएला में व कोलंबिया में बोला जाता है। ओके। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। इसे निम्न नाम से भी जाना जाता है। कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को? प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया, यूरोप, रूस, चीन और मंचूरियन प्रदेश में स्टेपी बोला जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, वेल दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी अमेरिका में। तो ये वीडियो में यही पर समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट लेक्चर में होगा हम लोगों का महाद्वीप पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। प्लीज़ जाना तो एक लाइक करके जाना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।